माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका साकिब सर। आज आपको अभ्यास प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस कराऊंगा, सामाजिक विज्ञान 9th क्लास की। ठीक है, 9th क्लास का पेपर है। ये 90 मिनट का है और 40 अंकों का है। इसमें जो है, इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं। सभी खंड अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 60 बहुल विकल्पीय प्रश्न हैं, जिनको 4 खंडों में क में विभाजित किया गया है। खंड के में 24 प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 20 को खंड के में क्या है, 24 प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 20 को हल करना है। खंड ग में 22 प्रश्न हैं, जिसमें से 18 को हल करना है। खंड ग में जो आपके 12 प्रश्न हैं, जिसमें से 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड ग में 2 प्रश्न हैं, जिसको अनिवार्य करने हैं। अनिवार्य दोनों हैं, मानचित्र आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न का 0.8 अंक दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 बहुल विकल्पीय प्रश्नों का चयन किया गया है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत उत्तर देने पर भी कोई अंक नहीं कटेगा। इसका खंड के शुरू करते हैं सेक्शन ए, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, टाइड किसे कहते हैं? टाइड क्या था? टाइड क्या था? तो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर, फ्रांस की मुद्रा, बी सी चर्च के द्वारा वसूले जाने वाला कर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर। फिर इसके बाद है 18वीं, दूसरा क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में विभाजित था? 1, 2, 3 या 4? कितने स्टेट में विभाजित था? 3। इसका आंसर सी है, 3 स्टेट में विभाजित था। तीसरा क्वेश्चन है गलत का मिलान कीजिए। रॉबेस्पियर शासक था, लुईस सोलवे शासक था, सी जॉन लॉक शासक था, डी नेपोलियन शासक था। तो इसमें जॉन लॉक जो था वो शासक नहीं था। इसका आंसर सी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप प्रतीक किस चीज का प्रतीक था? आजादी का प्रतीक था, सनातनता का प्रतीक था, ज्ञान का प्रतीक था। तो इसका आंसर है बी, सनातनता का प्रतीक था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। दासों की आजादी का प्रतीक है, दासों की आजादी का प्रतीक है टूटी हुई जंजीरें, डैन वाली स्त्री और त्रिभुज के अंडा रोशनी बिखेरती आंखें, इनमें से कोई नहीं। तो क्या था प्रतीक? टूटी हुई जंजीरें। ये दासों के लिए ये प्रतीक था आजादी का। सही मिलान की पहचान कीजिए। इसमें माउंट एवरेस्ट भारत में, धौलागिरी भारत में, मेकालू भारत में और कामेट भारत में। तो इसका जो है, जो कामेट है, डी ऑप्शन ये सही है आपका, ये भारत की है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसके देश की सीमा भारत से नहीं लगती। निम्नलिखित में से वह किस देश का निवासी होगा? तो इसमें बताना है वह देश कौन सा है जिससे भारत की सीमा नहीं लगती। भूटान की सीमा भारत से लगती है, बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है, नेपाल की सीमा भारत से लगती है, ईरान की सीमा भारत से नहीं लगती। इसका आंसर बी है, ईरान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहलाती है कर्क रेखा, भारत का मानक मध्य रेखा, श्रीलंका का मानक मध्य रेखा, मकर रेखा। तो ये 82.5 डिग्री जो है भारत की मानक मध्य रेखा कहलाती है।
जो कि मिर्ज़ापुर के पास से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात। तो इसमें से जो है, क्योंकि पंजाब से भी पाकिस्तान की सीमा लगती है, राजस्थान से भी पंजाब पाकिस्तान की सीमा लगती है, और गुजरात से भी। तो हिमाचल प्रदेश जो है इसकी पाकिस्तान से सीमा नहीं लगती है। किसकी? हिमाचल की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, अरब सागर में स्थित है, भारत के पूर्व में, भारत के पश्चिम में, भारत के उत्तर में, भारत के दक्षिण में। तो अरब सागर कहाँ स्थित है? भारत के पश्चिम में। अरब सागर कहाँ स्थित है? भारत के पश्चिम में। इसका आंसर बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को कहा जाता है? हिमाचल हिमालय, नीलगिरी हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय। तो हिमालय की जो सबसे ऊपरी श्रृंखला है उसको कहते हैं हम हिमाद्री हिमालय। क्या कहते हैं? हिमाद्री हिमालय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, भांगर क्या है? नई जलोढ़ मैदान, पुरानी जलोढ़ मैदान, नदियों की आखिरी अवस्था, दो नदियों के बीच की भूमि। तो बांगर जो है पुरानी जलोढ़ कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन है बी, पुरानी जलोढ़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने 2002 में पाकिस्तान में लीग फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू किया था? जियाउल हक, मोहम्मद नासिर, परवेज मुशर्रफ, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार की सरकार में शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं? निरंकुश सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार में, राजशाही सरकार में, या उपरोक्त सभी? तो लोकतांत्रिक सरकार में क्या करते हैं? शासक जो होते हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, किसी देश में केवल एक ही दल के सदस्य, किसी देश में केवल एक ही दल के सदस्यों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार प्राप्त है, इस प्रकार के चुनाव के बाद बनी हुई सरकार कहलाती है लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर एक ही दल की इलेक्शन लड़ सकता है तो वो क्या कहलाती है? गैर लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1948 में मिला, 2005 में मिला, 2015 में मिला, 2010 में मिला। तो 2015 में महिलाओं को सऊदी अरब में वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई? अब्दुल कलाम आजाद, टी कृष्णमाचारी, जयपाल सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें जो अहम भूमिका निभाई, ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. अब्दुल कलाम आजाद, डी. महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा ने किस वर्ष संविधान को अंगीकृत किया गया? तो संविधान सभा ने 1949, 1947, 1946, 1935। तो संविधान सभा ने जो अंगीकृत यानी संविधान को बना के तैयार कर लिया गया था वो 1949 में, और ये पूरी तरह संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा उत्पादक का कारक है? भूमि, श्रम, पूंजी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में उपरोक्त सभी आएंगे क्योंकि इन सब के बिना उत्पादन नहीं हो सकता। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया पालमपुर गांव में की जाती है? कृषि, परिवहन, लघु व कुटीर उद्योग या सभी? तो इसका आंसर सभी है, क्योंकि ये सभी चीजें पालमपुर गांव में की जाती थी। तो इसका आंसर डी है। कमल मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, बताइए वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जो कमल है ये मिट्टी के बर्तन बनाता है, यानी एक कुम्हार है। प्राथमिक क्षेत्र से है, द्वितीय क्षेत्र से है, तृतीय क्षेत्र से है, या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि कमल जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है। जमीन, पानी, जल से जुड़ी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, खेती, ये सब क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्षेत्र। तो कमल जो है प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है। इसका ऑप्शन ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, समीधा एक कामकाजी महिला है। समीधा एक कामकारी महिला है, उसे सवैतनिक अवकाश है और सामाजिक सुरक्षा बीमा ग्रेजुएटी प्राप्त है, बताइए वह रोजगार के किस क्षेत्र में काम करती है? संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है संगठित क्षेत्र में, ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा HIV बीजों का अवगुण है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, भौम जल स्तरों की कमी, भूमि की उर्वरकता में कमी, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ गए हम खंड ख में। ठीक है, इसके नीचे ए और क्वेश्चन नंबर 25, नीचे कथन ए और कथन आर दिए गए हैं, कारण आर दिए गए हैं। इनमें से कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनकर लिखिए। अभी कथन ए है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण आर, भारत में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सारे निर्णय लेते हैं। तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सी, कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। इसका ऑप्शन है ए। इसका जो ऑप्शन है आंसर वो ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, सही का मिलान कीजिए और विकल्पों के सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें है ए गणतंत्र, और ए जो है नागरिक कैसे सोचे, किस प्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर अमल करे, इस पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं होगी, पाबंदी नहीं होगी। तो ये है स्वतंत्रता से मिलता हुआ। जहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है वहाँ क्या होता है? स्वतंत्रता से मिलता हुआ। और गणतंत्र है जहाँ नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, ये कहलाता है न्याय। और भारत का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाए वो कहलाता है गणतंत्र। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें ए सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्ताव से करते हैं? फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लेकर क्या करते हैं? भारत अपने संविधान की समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत की प्रस्तावना किस तरह करते हैं? निम्नलिखित में से किस देश ने प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को लेकर अपने संविधान की शुरुआत करते हैं वर्तमान के जितने भी देश हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है का अर्थ है लोगों का अपने मामले से जुड़े हर फैसले लेने का अधिकार, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता, शासन का प्रमुख नागरिकों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके बाद क्वेश्चन उनतीस, एक लोकतांत्रिक देश में उसके प्रत्येक नागरिकों के वोट का मूल्य होता है समान, असमान, कभी समान कभी असमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है समान, ए। यहाँ वोट का मूल्य समान होता है सभी नागरिकों का। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चीन एक अलोकतांत्रिक देश है। चीन के लोगों के पास चुनाव में कोई विकल्प नहीं होता है। तो इसका कथन ए सही है, क्योंकि चीन के अंदर कोई भी पार्टी नहीं होती, एक ही पार्टी की सरकार होती है और लोगों के पास विकल्प नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क उचित है? नंबर 1, बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। और नंबर 2, निर्णय लेने में देरी होती है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? इसके बारे में केवल 1 और 2 विकल्प जो है वो सही है। इसका आंसर बी है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 8 अन्य नेताओं के साथ मिलकर 1928 में भारत का संविधान बनाया था? तो 1928 में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो वह नेता कौन था जिसने संविधान बनाया था? तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में भारत का संविधान बनाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनकर लिखिए। अभिकथन ए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। और कारण आर, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट है। तो इसका जो आंसर है वो आपका है ए, क्योंकि कथन ए और आर दोनों सही हैं और कथन की सही व्याख्या करता है। क्योंकि 82.5 डिग्री जो है आपकी वो भारत के कहाँ से गुजरती है? क्योंकि हम समय का निर्धारण जो करते हैं आपकी जो देशांतर रेखा है उससे कहते हैं। तो हमारी जो भारत की देशांतर की जो चौड़ाई है वो लगभग 30 डिग्री के आसपास है और 1 डिग्री लगभग 4 मिनट के आसपास समय का अंतराल पैदा करती है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है और सबसे बाद में जो सूरज निकलता है वो निकलता है गुजरात में। इसलिए इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर आता है। तो लगभग जो है 29 डिग्री का अंतर होता है। तो इसलिए इसमें 116 मिनट के करीब आसपास अंतर आता है। ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संबंध में सही है? यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। मकर रेखा इसे लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और अटलांटिक महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है। क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। मकर रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ऑप्शन गलत है क्योंकि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और अटलांटिक महासागर भारत की केंद्रीय स्थिति है, नहीं, भारत की जो स्थिति है हिंद महासागर, इधर अरब पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, 3 तरफ सागरों से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35 पे चलते हैं। नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर पहचान कीजिए कि यह भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है। यह एक मेज की आकृति वाला स्थल है। यह पुराने अग्न्य तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, मध्य
उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, प्रायद्वीपीय पठार। ये जो आकृति बताई गई ये कहाँ की है? प्रायद्वीपीय पठार। पठार जो होता है ऐसी उच्च भूमि होती है जो ऊपर जाकर समतल होती है, और ये प्रायद्वीपीय जो पठार है ये उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, बरकान क्या है? इसमें ए, पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, बालू के अर्धचंद्राकार टीले, पश्चिमी तट का एक पतन, खारे पानी की झील। तो इसका ऑप्शन है बी, बालू के चंद्राकार टीले। इसके बाद निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवालों से बना है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी है, लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। ठीक है बेटा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कहलाती है? उत्तरी सरकार, कोंकण, कन्नड़, मल्नाड। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कहलाती है मालाबार तट। क्या कहलाती है? मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे कथन ए और आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चयन कीजिए। अभी कथन ए, भूमि उत्पादन का एक प्रमुख कारक है। भूमि उत्पादन का एक प्रमुख कारक है। आर, भूमि दुर्लभ और सीमित है। तो इसका आंसर है आपका 39 का बी। कथन ए और कथन कारण ए दोनों सही हैं, लेकिन कथन और कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। कच्चा माल कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। भवन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। औजार कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। और नगद मुद्रा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो इसमें जो गलत है वो है भवन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। ये इसमें ऑप्शन गलत है। आओ अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभी कथन ए, गांव में मौसमी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। कारण आर, ज्यादातर लोग कृषि पर आश्रित होते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका ए है। इसका कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है। क्योंकि कृषि में जो है मौसम के हिसाब से काम आता है। बुआई का, कटाई के समय ज़्यादा मजदूर लगते हैं और बाकी टाइम वे बेरोजगार रहते हैं, इसलिए वहाँ पर मौसमी बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है कृषि के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42, खदानों के उपज में वृद्धि संभव हुई किससे? हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति। तो खदानों में जो क्या कहते हैं पैदावार में उपज में वृद्धि हुई थी वो किससे हुई थी? हरित क्रांति के द्वारा। ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभी कथन ए, फ्रांस में बढ़ते करों से सबसे ज्यादा तीसरे स्टेट प्रभावित हुए। कारण आर, फ्रांस में केवल तीसरे स्टेट को ही कर देना होता था। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का ए, क्योंकि दोनों सही है। जितने भी टैक्स लगते थे वो किसे देने पड़ते थे? केवल तीसरे स्टेट को देने थे। प्रथम और द्वितीय स्टेट, जिसके अंदर प्रथम स्टेट के अंदर आपका चर्च के पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, इन दोनों को टैक्स देना ही नहीं था। तो इसलिए जो प्रभाव पड़ा किसको पड़ा? तीसरे स्टेट को पड़ा, फ्रांस के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखें। फ्रांस में 1793 से लेकर 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। कारण आर, रॉबेस्पियर ने दंड और नियंत्रण की सख्त नीति अपनाई थी। तो इसका आंसर है ए,
बिल्कुल सही, क्योंकि रॉबेस्पियर ने क्या किया, जो दंड और नियंत्रण की सख्त नीति अपनाई, जिसे आतंक का काल कहा गया फ्रांस के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? रॉबेस्पियर, ओलैम्प दे गूंज, कार्ल मार्क्स, मैरी एंतोनेट। तो ये किया था ओलैम्प दे गूंज, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, सही मिलान कीजिए और विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। ए, स्तंभ ए में क्रम 1 राजदंड, क्रम 2 लाल फाइजियन टोपी, 3 डैन वाली स्त्री, नंबर 4 विधि पटल। क्वेश्चन क्रमशः स्तंभ बी में से कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ऑप्शन बी कानून का मानवीय रूप, और ऑप्शन सी दासों एवं स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, नंबर डी शाही सत्ता का प्रतीक। इसके सही उत्तर का मिलान करेंगे तो पहले का आएगा डी, दूसरे का है इसमें सी, तीसरे का है इसमें बी, और चौथे का है ए। ये इसके आंसर हैं। ठीक है, सभी देख लेना। अब हम क्वेश्चन 45 की तरफ जाते हैं। वो 46 हो गया, 47 हम खंड गे करेंगे, सेक्शन सी। इसमें सोर्स दिया गया है, शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी भी दुकानदार हैं और शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, मोमबत्तियां, कॉपी, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल रखी है। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोग और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47, पालमपुर में विनिर्माण होता है। छोटे स्तर पर विनिर्माण नहीं होता है, बड़े स्तर पर होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ए, छोटे स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन पालमपुर में गैर किसी क्रियाओं का उदाहरण नहीं है? दुकानदारी, परिवहन सेवा, पशुपालन, फसल उगाना। तो इसका आंसर है डी, फसल उगाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पालमपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विनिर्माण कार्य बड़े पैमाने पर होता है। ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे विनिर्माण कार्य छोटे पैमाने पर होता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से किया जाता है। ये सही है। विनिर्माण कार्य बड़े पैमाने पर श्रमिकों को रखा जाता है। तो ये भी ऑप्शन तीसरा भी जो है ये गलत है। तो जिसमें ऑप्शन पहला और तीसरा हो वो क्या है? गलत है, सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। परिवहन से जुड़े लोगों का क्या कार्य है? लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ए, बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, ए और बी दोनों। पालमपुर में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? दुकानदारी, विनिर्माण कार्य, परिवहन सेवा, उपरोक्त सभी।
तो इसमें उपरोक्त सभी जो है क्या है, आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण है। आओ बच्चों, अब हम आगे का क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। पालमपुर और रायगंज के बीच निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन उपयोग में नहीं लाया जाता? रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी, हवाई जहाज। जो हवाई जहाज है वो नहीं लाया जाता। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं इसका पैराग्राफ 2 जो सोर्स दिया है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन है। फिर 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसने मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशम वस्तुओं के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊन और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या फिर समाज की समृद्धि लोग उसे खरीद लेते थे। धीरे धीरे स्टेट में इन सौदागरों और विनिर्माण के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, नियम तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया गया। अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही। इसके आधार पे हम क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर देखें। मध्य वर्ग के खिलाफ कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है सामाजिक समानता, समाज के अवसरों की समान अवसर, जन्म आधारित विशेषाधिकार, स्वतंत्रता। तो इसमें ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन 54, सरकार के अंदर सत्ता विभाजन का मत किसने प्रस्तुत किया था? कुलीन वर्गों ने, फ्रांस के सम्राट ने, जॉन लॉक ने, मॉन्टेस्क्यू ने। तो ये किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने बताया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55। निम्नलिखित में से कौन मध्यम वर्ग का भाग नहीं था? सौदागर, मजदूर, प्रशासनिक सेवा में लगे लोग, वकील। तो मध्यम वर्ग का भाग कौन नहीं था? बी, केवल 2 यानी मजदूर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। इस मत का समर्थन में से किसने नहीं किया? तो इसका समर्थन कुलीनों ने नहीं किया था, मध्यम वर्ग के लोगों ने किया था, लेकिन कुलीनों ने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 57, मध्यम वर्ग ने संपत्ति अर्जित की थी समुद्र पारीय व्यापार से, ऊनी वस्त्र व्यापार से, रेशमी व्यापार से, उपरोक्त सभी से। तो इन्होंने उपरोक्त सभी से क्या किया था? पैसा इकट्ठा किया था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्यम वर्ग के संबंध में सत्य नहीं है? ये पढ़े लिखे थे, उनका मानना था कि समाज में जन्म आधारित विशेषाधिकार होने चाहिए। उनका मानना था कि सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आपका बी है, क्योंकि उनका मानना ये नहीं था कि जन अधिकार विशेषाधिकार होने चाहिए। इसके बाद आ गए हम खंड ग में। इसमें एक मानचित्र दिया गया है और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जहाँ पर ये मानचित्र पर जैसे ये ऑप्शन दिए गए हैं तो उनका वो बताना है। तो भारत, क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर संकेत ए उस राज्य की राजधानी है जिसे राज्य में यह अंकित है। राजधानी का नाम विकल्प में पहचान कीजिए। तो ये जो राजधानी जो है ये यहाँ पर क्या है? ये जो है आपका छत्तीसगढ़ है। और इसकी जो इसमें जो रांची जो है
वो ऑप्शन बी जो है हमारे पास, उसका आंसर ऑप्शन बी में है। ये है ऑप्शन, ये सॉरी, ए जो है, ये जो है आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है रांची। तो 59 का आंसर है डी। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं मानचित्र पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 60। इसमें भारत के उस राजनीतिक मानचित्र पर संकेत बी का एक पर्वत श्रृंखला चोटी है, इसका नाम विकल्प में पहचानिए। तो जो ऑप्शन बी है, ये वाला, तो इसका जो आंसर है वो आपका है कंचनजंगा। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 60 का कंचनजंगा है। ठीक है, ये जो है भारत की उस राजनीतिक मानचित्र पर बी जो अंगद पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। इसका नाम विकल्प में जो ऑप्शन है इसका सी आंसर है। 60 क्वेश्चन का सी आंसर है। बाकी 2 क्वेश्चन जो हैं आपके वो विजुअली जो इम्पेयर्ड हैं, यानी दृष्टिहीन, जो दृष्टिबाधित जो छात्र हैं उनके लिए है। उसमें भारत के झारखंड राज्य की राजधानी तो रांची, इस तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 60 का जो दृष्टिहीन बच्चों के लिए है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है? तो वो आपका आंसर है सिक्किम में। किस में है? वो है आपकी सिक्किम में, सी। और ये आपकी इसमें है रांची। ये दृष्टिहीन छात्रों के लिए है। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों को नहीं करने हैं जो कि दृष्टिबाधित ना हो। ठीक है, ओके। ये आपका पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया है। सभी को इस तरीके से पेपर अपना अटेम्प्ट करना है। ये एक प्रैक्टिस पेपर है। इसी के आधार पर आपका जो मिड टर्म के जो एग्ज़ाम होंगे वो इसी बेस पे क्वेश्चन पेपर आएगा, MCQ बेस पर। तो सभी बच्चे के लिए ऑल द बेस्ट। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सभी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और